अच्छा, अब इसमें मैंने जो आज लेक्चर का आगाज किया है ना, वो किया एक सवाल से। ये सवाल ज्यादा मार्क्स का नहीं है, और ये सवाल मैंने लिया है सुप्रीम 22 क्वेश्चन 5B है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने बोला था सेल्स टैक्स में अगर 8 मार्क्स का सवाल आए तो इसका मतलब सवाल 2 आए होंगे। ठीक है, और अगर 15 का आए तो फिर 15-16 का फिर 1 होगा। अच्छा बच्चों, तो हम सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि इस सवाल में क्या है। देखिए, इस सवाल में हमें कहा गया है कि इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल बाय आर रिफंडेबल। पेएबल अमाउंट आर रिफंडेबल, जाहिर है बढ़ जाएगी तो रिफंडेबल भी होगी, और एक पेएबल है एक रिफंडेबल है जो 0 वगैरह की है। तो कहता है टू केटी कंपनी का नाम है, इनपुट टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड। कितना इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड होगा? तो देखिए ये 3 ही काम हम करते हैं, कितना रिफंड करना है, क्या टैक्स लायबिलिटी है, और क्या हमने टैक्स कैरी फॉरवर्ड करना है। और उसके अंदर वो कहता है कि इफ एनी, क्योंकि हो सकता है हो सकता है ना भी हो। लास्ट केस में आपने देखा था कि कैरी फॉरवर्ड नहीं था। ठीक है ना, कि जब आपका एक्चुअल कम पड़ जाए 90% ऑफ सेल्स है तो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन अगर एक्चुअल ज्यादा हो 90% सेल्स है तो फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ फरवरी 2022 शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशंस, एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। इसका मतलब ये होता है कि कोई डिसअलाउंस है और आप, तो ये नहीं कि तुम कागज पे लिखो ना, कागज पे लिख के डैश जरूर मार देना ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, इस सवाल को शुरू करने से पहले ना एक चीज सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो चीज क्या है? देखिए, जब भी हम कभी कोई सेल्स टैक्स की बात करते हैं तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि जैसे ये मेरी फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री में फर्ज करें गाड़ियां बनती हैं। क्या बनती हैं? गाड़ियां बनती हैं। तो ये गाड़ियां बनके फैक्ट्री से बाहर जा रही है चेन। तो देखिए, इसमें टायर मेरी इनपुट है, इसमें बैटरी मेरी इनपुट है, इसके अंदर गाड़ी का इंजन मेरी इनपुट है, लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर लगे हुए पंखे ये इनपुट पे काउंट नहीं होते, यानी इन पे इनपुट सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इन्हें बेचने के पर्पस के लिए नहीं रखे, ये मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे। अगर मैंने कोई हाथ धोने के लिए सिंक या वॉश बेसिन लगा दिया है तो इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो इनपुट टैक्स नहीं कहलाएगा। हाँ, अलबत्ता बैटरियां, वो तारें जो फैक्ट्री में लगी उनके लिए नहीं, लेकिन वो तारें जो गाड़ियों के अंदर लगी हैं वो इनपुट टैक्स में आएगी। तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि इनपुट टैक्स से मुराद वो टैक्स है कि जो भी हमने चीज मैन्युफैक्चर की है उसके अंदर यूज होने वाले कंपोनेंट जो एज एन इनपुट यूज हो रहे हैं, लेकिन उस फैक्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी ब्रेक्स, उसका सीमेंट, उसके पंखे, उसके सिंक, उसके वॉश बेसिन, वो इनपुट में नहीं आते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाएंगे। हाँ, वो टैक्स में डील होंगे, लेकिन वो किस में डील होंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। वो सेल के लिए नहीं है, लिहाजा सेल्स टैक्स उसका ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ। अच्छा, वो उस एक्सपेंस में काउंट होंगे जैसे वो होते हैं, और वो एक्सपेंस अलाउ होता है, ठीक है ना, लेकिन वो उधर जाएगा, इधर नहीं आएगा। अच्छा, अब चलते हैं अपने सवाल की। हमारा सवाल ये है कि काजमी ट्रेडर केटी इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। केटी इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स, यानी गत्ता, पेपर, ठीक है ना, ये पेपर प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम केटी रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। वो तो पहले ही पता है फरवरी का मंथ था। अब इसके अंदर अगर आप देखें ना तो परचेज लिखी हुई है, इससे पहले सवालों में ना सेल पहले आती थी, इसमें परचेज पहले है, और बता रहा है कि आपने टैक्सेबल गुड खरीदी है रजिस्टर्ड पर्सन से, लेकिन 20% आपने वापस भी की है।
उसके बाद कहता है टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस भी आपने लिए, और फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ और टैक्सेबल गुड्स लिए हैं, तो दो अलग-अलग फाइल्स दी हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग खरीदी है। क्या हाल है? ये कौन सी वाली बात आ गई जो अभी मैंने की थी कि अगर तो पल्प लेके आता, लकड़ी लेके आता, ग्लू लेके आता तो इनपुट होती, लेकिन सैनिटरी पेपर के काम में इनपुट नहीं है। ठीक है ना? क्या हाल है? इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग यानी एसी वगैरह पेपर के अंदर यूज नहीं होते बनाने से, लिहाजा वो इसमें काउंट नहीं होंगे। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी जरूर होगी, ये आप सब जानते हैं, इस सवाल में हम पहले कर चुके हैं। और सप्लाईज देखिए यहाँ पे दी हुई है उसने कितनी, 200, और ये कितना है 10% रिटर्न भी हुई है और एक्सपोर्ट भी दी हुई है। एग्जम्प्ट इसमें नहीं है, एग्जम्प्ट इसके अंदर 0 है और टैक्सेबल है। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये जो डाटा दिया किस चीज में दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, मिलियंस में। अच्छा, मैंने इसको मिलियंस में नहीं कर रहा, मैं इसको ना थाउजेंड्स में ट्रीट करूंगा ताकि थोड़ी वैल्यू लिखनी और पढ़नी हमारे लिए आसान हो जाए। आप बेशक मिलियन में कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने सॉल्व भी करना है तो मैं इसको थाउजेंड्स में कर देता हूं। अच्छा, देखिए बात ये, सबसे पहली वर्किंग क्यों करते हो आप लोग? सबसे पहली वर्किंग में आप इनपुट करते हैं, ऐसे ही है, इनपुट टैक्स पहले करते हैं, फिर उसके बाद याद है हम सेल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, और फिर हम पोर्शनमेंट करते हैं, और फिर हम उसका फेस बनाते हैं, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब देखिए इस हवाले से देखा जाए ना, तो जो हमने इनपुट खरीदी है जिसके अंदर आप कहते हैं कि हमने किसी से टैक्सेबल सप्लायर से माल खरीदा है, तो वो खरीदा हमने 320, तो मैं इसको 320 नहीं यहां लिख दूंगा, ये डाटा मैंने 1000 में लिखा है, तो मैं इसको लिख दूंगा 3,20,000। ठीक है? अच्छा, मैं ना अब ये नहीं कर रहा कि 17% कर दूं, ये जो 20% रिटर्न है ना, इसको यही मैं डील कर लेता हूं। तो 20% रिटर्न जो है ना आपकी, वो आ जाएगी जिसको हम कहेंगे रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर को रिटर्न कितनी हुई है? तो ये बच्चों 20% जो है ना इसका, किसका, 320,000 का, ये बनेगा कितना जी? 64,000। ये इसमें से निकल गया। ठीक हो गई बात? तो ये कितना आ गया जी? 2,56,000। अब इसका 17% निकाल दे मुझे, इसका 17%, 43,520 ये आ गया, इसका 17% सेल्स टैक्स आ गया इसका इनपुट का। अच्छा, अब मसला आ गया कि ये तो हमने इसमें से देख लिया, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये सारे किसके हैं? ये सप्लाई मैंने कंसीडर नहीं करनी, ये सप्लाई मैंने कंसीडर नहीं करनी, ठीक है ना? तो यहां मैं लिख देता हूं सप्लायर अनरजिस्टर्ड वैल्यू आप लिखेंगे और यहां क्या डाल देंगे? डैश। ये आपने करना है, यहां लिख देता हूं आप, ये आपने करना, ठीक है जी। अच्छा, तो ये दो काम हो गए। उसके बाद सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी इनपुट नहीं काउंट होती, लिख देते हैं सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक डैश और, ठीक है जी। यही कहा था ना, ओमिशन लिख देना, लिख दिए। प्लांट एंड मशीनरी काउंट होगी, यस, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को अलहदा रखा जाता है, ये तो आप सब जानते हैं ना। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रिटन
सेपरेटली, क्योंकि मटेरियल अलग इनपुट होता है, मशीनरी अलग होती है। तो मशीनरी कितने की है? 84 की लिखी है, हम क्या लगा देंगे? 3 zeros लगा देंगे और इसका 17% ले लेते हैं। कितना बन गया जी? 14280। सही है जी। अच्छा, अब वहां से मशीनरी भी हो गई। अब ये तो सप्लाईज है ना, ये तो हमारी सेल है। दोनों इसको छोड़ देते हैं, अगले पॉइंट पकड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन द फरवरी 2022 कितना? वो नहीं बताया कितना, लेकिन ये बताया इसमें इंक्लूड था क्या, और सेल्स टैक्स कितना था। ठीक है, जबकि 60% जो है वो बिजली कहाँ यूज हुई? फैक्ट्री में, जिसमें गाड़ियां बनती हैं, सॉरी पेपर बनता है। वाइल रिमेनिंग जो है वो कहाँ यूज हुई? ऑफिस बिल्डिंग। तो इसका मतलब ये है सेल्स टैक्स वो होता है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के ऊपर सेल्स नहीं होता, वो डील होते हैं किसमें? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में डील होते हैं। ये वो हिस्सा है जो खरीदने और बेचने का ट्रांजैक्शनल हिस्सा। लिहाजा ये जो इनका बिल है इसको मैं मटेरियल में डाल दूं। इलेक्ट्रिसिटी बिल एसटी कितना है बताओ? 1.36 है। मैं इसको लिखूंगा 1360 और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक फैक्टर के साथ 60%। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम ऑफ बिजनेस में जाके देखो। मुझे वो बताओ जो मेरे इस प्रोडक्ट के बनाने में खर्च हुआ। 816। ठीक हो गई बात। अब देखते हैं, ये बात भी हल हो गई। ऑल अबव फिगर आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट वेयर स्पेसिफिक अदरवाइज। स्पेसिफिक के अलावा बाकी सब, यानी स्पेसिफिक ये है ना, बाकी सब में सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। सेल्स टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ, ये वो ना भी बताते तो कोई मसला नहीं। अच्छा चले, अब बच्चों बात आ गई, फिर इसका टोटल कर दूं यहाँ पे। तो करें टोटल। यहां भी एक लाइन लगा देते हैं ये, ताकि प्लांट अलहदा हो जाए, याद रहे कि बिजली प्लांट भी 44,336 याद। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। एक वर्किंग, कौन सा वाली वर्किंग? अच्छा, अगर कोई बच्चा इतना को ठीक करे 2 नंबर तो आ गए ना। अच्छा, अब आ गई दूसरी वर्किंग। दूसरी वर्किंग किस चीज की होती है? दूसरी वर्किंग होती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। तो यहां कर लेते हैं वर्किंग टू, बल्कि नहीं यार उधर ही ले जाते हैं, वर्किंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स में देखा जाए तो 2 ही चीजें हैं। एक है टैक्सेबल सेल्स, एक है टैक्सेबल सेल्स, और दूसरी क्या है? जीरो रेट। बस 2 ही है और नहीं है कोई। अब जो टैक्सेबल है उनकी मिकदार जो बताई गई है यहाँ पे वो 200 है। अगर हम इसको भी थाउजेंड्स में कर दें तो ये 200 की बजाय क्या लिख देंगे? 2 लाख लिख देंगे। लेकिन इस 2 लाख में से एक इशू छोटा सा नजर आ रहा है कि 10% चीजें रिटर्न आई है। तो 10% रिटर्न आने का मतलब क्या हुआ? 2 लाख माइनस 20,000 कितना बन गया? 1,80,000। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आ गई बच्चों, जीरो रेट। जीरो रेट का तो क्लियर ही लिखा हुआ है, कितना? 98।
हमने मिलियन में नहीं रखना तो हम क्या कर देंगे 98,000। ठीक है, यहां मैं कभी कभी हम ना स्टैट में ऐसे किया करते थे, रेशियो निकाल लिया करते थे। स्टैट में हम अक्सर स्टैटिस्टिक्स में हम अक्सर रेशियो निकाल लिया करते थे। ये दोनों जमा करो कितने हैं? 278,000। अब ऐसा करो 180 को 278 में डिवाइड करो, कितना बनता है? फ्रैक्शन बताना मुझे। 180 को 290 पे, सॉरी 180 को 278 पे, जी कितना बना रेशो? जी 0.65। और दूसरे वाले का निकालना कितना आता है? ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा? 0.35। ये अक्सर हम स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कर लिया करते थे। अच्छा, अब दूसरी वर्किंग किसकी होगी? आपको याद है पहली वर्किंग और दूसरी वर्किंग से जो मालूमात आती है वो उठा के हम किस में ले जाते हैं? तीसरी वर्किंग में, ताकि जो इनपुट है उसकी पोर्शनमेंट कर दें। तो यहां पे भी इनपुट की पोर्शनमेंट कर लेते हैं। ठीक है जी, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट। तो इनपुट की पोर्शनमेंट कर लेते हैं। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है टैक्सेबल और एक कौन सी है? जीरो रेट। दो ही है। अच्छा, दो तरह की इनपुट है। एक को मैं मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी कर देता हूं और दूसरी को कर देता हूं प्लांट एंड मशीनरी। तो मेरा काम बड़ा आसान है। उसकी वजह यह है कि मेरे पास एक पहले से एस्टिमेटेड इनपुट मौजूद है। ये किसकी है? और ये किसकी है? मशीन की। इसको मैंने पोर्शन करना है इस वाले रेशियोज के मुताबिक। इसको पोर्शन करना है इस वाले रेशियो के मुताबिक। तो मैं इसको यूं करूंगा कि 4 क्या था? 4,4,3,3,6 मल्टीप्लाई बाय 0.65 एंड 4,4,3,3,6 मल्टीप्लाई बाय 0.35। ठीक है जी। तो क्या वैल्यू आ गई दोस्तों? 22, 28, 818। खैर है, फिर छोड़ देता हूं, लेकिन यहां लिख देता हूं कि ये भी मैंने 0,000,000 में किया। अच्छा, अब आगे दूसरे वाले की क्या बनती है? 15,629। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी वाली भी पकड़ते हैं वहां से। 142,80 मल्टीप्लाई बाय 0.65। जी जी, 15,517। चले राउंड ऑफ कर ले। ठीक है। अच्छा, दूसरा बच्चों तो अब वहां ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैं लिखता हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे इतनी। ऊपर वाला 9282 और नीचे वाला 4998। ये हो गई हमारी वर्किंग नंबर 3। अब चाहे इसके फेस की तरफ, इसका फेस बनाना शुरू करते हैं। फेस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लेंगे क्या जी? मंथ ऑफ फरवरी 2022 और डेटा लिया गया है थाउजेंड्स में, मिलियन में। अच्छा, अब आ जाए, सबसे पहले आ जाए आउटपुट टैक्स की तरफ। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारी जो आउटपुट है ना, वो
एक्चुअली यानी आउटपुट टैक्स का मतलब सेल्स के ऊपर टैक्स। तो सेल्स हमने की है 180 मल्टीप्लाई बाय 17%, कितनी आ गई बच्चों? 30,600। सही लिखा है क्या गलत लिख दिया? अच्छा 30,600। तो ये यहां से हमने अंदाजा कर लिया इसका। अब ये आगे क्या जी आपकी? ये आगे आपकी आउटपुट। हाँ अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, आपके ये पहले लिख दें कि जो आपका रिफंडेबल है वो कौन से वाला है? शाबाश, 0 रेट वाला। तो हम 155 118 जमा 4998 यहां लिख देते हैं कि ये हमारा क्या शाबाश रिफंडेबल। कितना बन गया? 20,516। ये हमारा रिफंडेबल है। ठीक है। अच्छा चले वापस चलते हैं। ये क्या आउटपुट। अब इसके अंदर से क्या निकालना है? इनपुट टैक्स निकालना है। अच्छा इनपुट टैक्स के लिए ना हमने लेना है क्या शाबाश? लोअर ऑफ एक्चुअल का। और सबसे पहले हमेशा मटेरियल ट्रीट होता है। सबसे पहले हमेशा मटेरियल ट्रीट होता है। तो मटेरियल की जो वैल्यू है यहां पे वो क्या है? 28,818। ठीक है जी। क्योंकि आप इसको पहले से इनपुट के अंदर वर्किंग वन में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं, लिहाजा इसको कन्वर्जन की अब जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आ जाएगी। तो एक्चुअल वैल्यू जो है आपकी वो आ जाएगी 28,818 और 90% ऑफ एक्चुअल सेल कितनी आएगी? 27,540। तो ये वाली पिक कर ली जाएगी। तो ये वाली जब पिक कर लेंगे तो हम यहां पे इसको ले आएंगे 27,540। क्या बच गया जी? 3060। ठीक होगी बात। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा ये याद है कि यहाँ पे इस दफा वो जो था ना वो सेल नहीं हमारी जो अनरजिस्टर्ड को करते थे, वरना 3% वो भी होता, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही 2 है। ये देखो तीसरा ऑप्शन नहीं है, होता तो वो भी ट्रीट हो जाता। 3% बाद में हम लगाते होते हैं। वो वाले खान साहब जो आए थे और कहते थे कि हम तो बिल उधर से ऐसे ही ले आते हैं, हम तो कुछ है, तो लिहाजा हमें क्या करना है? ऐसे करना है। हाँ लो फॉर इंटरनेशनल। अच्छा बच्चों, तो अब मशीन एंड प्लांट जो है उसके पैसे तो निकालने पड़ेंगे। तो कितने? 9282। तो ये तो नेगेटिव आ गया। तो आ सकता है, नो प्रॉब्लम। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो क्या आ जाएगा? 6222। ठीक है जी। अच्छा अब ये क्या होगा? ये भी रिफंडेबल में जाएगा। ठीक है, इट्स गोन बैक। ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ये फॉरवर्ड में चला जाएगा। अच्छा और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारा जो कैरी फॉरवर्ड है वो आएगा इसके अंदर। वो क्यों आएगा? क्योंकि इस दफा 28,818 से जो आपने चार्ज किया वो थोड़ा कम है, 504। तो ये तो लिखना पड़ता है, लेकिन ये वाला नेगेटिव लिखना हमें जरूरत नहीं है। वो मेंशन है, वो स्टेटमेंट के अंदर ही चला जाएगा। तो स्टेटमेंट के अंदर ही चला जाएगा और अल्टीमेटली क्लासिफाई भी हो गया। अच्छा कितना बचा ये? 1800 1278।
या ठीक हो गया बच्चों? नहीं, जो बच गया वो रिफंड मिला, जो बच गया फालतू चला गया ना जी, ये रिफंड मिला जी। नहीं ऐड ना करें बस, ठीक काफी है। एग्जामिनर ने ये सोल्यूशन यहीं तक ही दिया कि बेटा 1 2 7 8। अच्छा 87 नहीं है, 7 तो 87 ना बोलो, फिर 78 बोलो। अच्छा ठीक हो गया बच्चों? ये नहीं हो सकता आपने वो बोलो, क्योंकि मेरा दिन ज्यादा फोकस होता है प्रोसेस की तरफ। क्लियर बच्चों? तो ये आपका सवाल क्या हो गया जी? कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो इसको यहां तक हमने कर लिया। अब जो बाकी मानदा टाइम था उसके लिए मैंने एक टॉपिक ले लिया था, तो अगर तो यहां तक तैयार है तो फिर ठीक है। तो क्या मुख्तसर सा क्या किया आज आपने? सबसे पहले इनपुट टैक्स एस्टीमेट किया, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स की, फिर अपॉर्शनमेंट और फिर उसका फेस किया। क्लियर जी? अच्छा अब बच्चों बात आ गई है कि ये देखिए रजिस्ट्रेशन की बात एक दफा पहले कर चुका हूं, याद कीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर सेल्स टैक्स पे बात हो चुकी है, लेकिन ये बातें भी रहती हैं इसके अंदर कुछ थोड़ी सी कि रजिस्ट्रेशन की एक एप्लीकेशन होती है तकरीबन इस तरह की, कंप्यूटर पे आ जाएगी अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा तो एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन। अच्छा क्या इसको भी आप जाकर रट्टा लगाएंगे? एन इंडिविजुअल नीड टू रिक्वायर टू सेंड एंड फाइल द एप्लीकेशन। I think these things are not to be making the memorize like क्या कहते हैं वो पैरेट स्टडी की जरूरत नहीं है। बस ठीक है, एक फाइल एक फॉर्म होता है और वो फॉर्म जो है प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म होता है उसके अंदर कि वो फाइल जो है उसके फॉलोइंग मैनर है। पर्सन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड बिफोर मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाईज, कि एक बंदे को चाहिए कि टैक्सेबल सप्लाईज करने से पहले अपने आप को रजिस्टर करवा ले। ठीक है, अप्लाई ऑन computerized system through owner authorized member partner or authorized director। तो यानी कोई भी वर्कर नहीं, ये राइट और ये सवाब दीदी इख्तियारात बाय रूल नहीं कह सकते, बाय कस्टम या रिवाज या हमारे जो बिजनेस नॉर्म्स है उसके मुताबिक ये हक ओनर के पास है, मेंबर के पास है एओपी में और पार्टनर के पास है। सच एप्लीकेशन शेल स्पेसिफाई regional tax office RTO in whose jurisdiction the registration is sought as per the criteria given below। जिसके एरिया में, अब वो एरिया का क्या चक्कर है? एरिया का चक्कर ये है कि अगर आपकी लिस्टेड या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो देखा ये जाएगा कि प्लेस वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इज लोकेटेड, आपके नियर अबाउट कहां पे ऑफिस लोकेटेड है। अगर ये कंपनीज है अदर देन मेंशन अबव, इफ द कंपनीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर ये देखा जाएगा या प्रोसेसिंग, तो फिर ये देखा जाएगा कि उसकी फैक्ट्री कहाँ लगी है, जिस एरिया में फैक्ट्री है उधर का RIT जो है ना रीजनल ऑफिस RTO में जाएगा। और अगर इफ कंपनी एंगेज इन बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर जो भी उसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी जहां हो रही है उसका जो रीजनल ऑफिस है वहां जाएंगे आप। ठीक है, और अगर पर्सन नॉर इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि बिजनेस इज एक्चुअली कैरिड ऑन किस ज्यूरिसडिक्शन में हकीकत में बिजनेस हो रहा है, जिस जगह बिजनेस हो रहा है वहां जाएंगे। अच्छा, पर पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड हैविंग सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो अगर आपका सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो जहां पर भी आपने बिजनेस प्रेमिसेस लिया हुआ है वो लोकेशन जो है उस ज्यूरिसडिक्शन में हम देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसका ऑफिस जिसमें है वो ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, एओपी है उसका ऑफिस कहां पे है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है एक ही प्लांट है तो फिर प्लांट कहां लगा हुआ है। ठीक है, और अगर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है फिर भी आपकी मेन एक्टिविटी देख लेंगे कहां पे, तो हकीकत में तो हमने देखा प्राइम एक्टिविटी जहां पे है वो RTO, मुख्तसर अगर मैं प्राइम एक्टिविटी जहां पे है वो RTO है। हाँ, इनकॉर्पोरेशन के लिए आप जानते हैं कि जो ऑफिस का एड्रेस होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी।
इसलिए वो मेन जगह वो होगी। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर जाहिर है प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इसका मरकज है। क्लियर जी? अच्छा, अब बच्चों बात ये है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट टू सबमिट, कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे। अब जाहिर बात है आप तो आजकल पासपोर्ट बनवाना हो तो 4, 6, 8 के कागज लगते हैं, ये तो फिर एक बिजनेस वर्क है। तो इसके अंदर क्या चाहिए आपका बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, और उसके अंदर आपने किस नाम से अकाउंट खोला हुआ, जरा बिजनेस के नाम से खोला होगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर किस हिसाब से, गैस और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आता होगा ना आपकी फैक्ट्री के, आपके और मेन एक्टिविटी जहां हो रही है उसके बिल का कोई इंडेक्स नंबर। अच्छा जी, पर्टिकुलर ऑफ ऑल ब्रांचेस, अगर आपकी ब्रांचेस है तो उन सबके एड्रेस वगैरह, और फिर जीपीएस टैग फोटोग्राफ किसका, प्रीमिसेस का। वो जीपीएस होता है वो जो ऊपर गूगल इमेज नहीं आता वो वाला, और उसका भी गूगल इमेज लेना है। और आपके यहाँ जो मशीनरी इंस्टॉल्ड है, गैस वगैरह के बड़े बड़े मीटर नहीं होते तो जाली के अंदर पीला सा लगा होता है, इतना बड़ा मीटर देखा होगा आपने, उसके अंदर मोटा सा पाइप इधर जा रहा है, जा रहा है, बीच में गैप भी होता, पता नहीं गैस कैसे जाती। अच्छा एनीवे चले, वो हमारा मसला नहीं। तो उसकी भी तस्वीर साथ आपने देनी, कौन सी वाली, जीपीएस वाली। क्लियर जी? अच्छा, अब बच्चों बात आ गई ऑन फर्निशिंग अबव डॉक्यूमेंट द सिस्टम शेल रजिस्टर द एप्लीकेंट फॉर सेल्स टैक्स। उसके बाद कुछ दिनों बाद, कितने दिनों बाद ढूंढते हैं, कितने दिनों बाद, विद इन अ मंथ। कहाँ जाना है, ई सहूलत सेंटर, ये एक नादरा के ऑफिस बने बड़े कंप्यूटराइज कंफर्टेबल से, वहां जाके क्या करानी है, बायोमेट्रिक करानी है। ठीक है जी? अच्छा, एंड क्या है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर द बोर्ड में रिक्वायर्ड पोस्ट वेरिफिकेशन थ्रू फील्ड ऑफिसर। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में हो सकता है आपने यही गप्पे लगाई, हमारे पास रोटरी टैबलेट मशीन भी है, हमारे पास डेजी कटर मशीन भी है, हमारे पास अल्सोना प्रिंटिंग मशीन है। वो क्या जा यार है, तू जरा चेक करके आके वाकई है कि नहीं। वहां जाके देखें तो जनाब ड्रम पड़े हुए, उसके ऊपर मोंकी नाच रहे, तो वो कहता है ये हम चेक कर लेंगे। इन केस फील्ड ऑफिस ड्यूरिंग द स्क्रूटनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन फाइंड एनी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड फेक कर रहा हूं, अगर आपने गलत सबमिट कर दिया फिर क्या हुआ, इट मे रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड मिसिंग डॉक्यूमेंट, वो तो हम कह सकते हैं। लेकिन अगर फेक हुआ इन 15 डेज द फेलिंग टू रजिस्टर पर्सन शैल बी टेक ऑफ फ्रॉम द सेल्स टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो उसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से नाम जो है वो निकाल लेंगे। इसका मतलब ये आप देखेंगे यहाँ ना, आप कंफ्यूज नहीं होना, इसकी 2 स्टेजेस है, एक टेम्परेरी रजिस्टर की स्टेज है और एक परमानेंट रजिस्टर की स्टेज है। तो टेम्परेरी तो आपको पहले 72 घंटों में मिल जाएगा, लेकिन बाद में अगर ये कार्रवाई पूरी ना हुई तो फिर वो जो लिस्ट में हमने नाम डाला था कि आप बाकी काम कर लेंगे, वो हम निकाल देंगे। समझ आ रही बात की? टेम्परेरी इसलिए ताकि लोग जल्दी से कारोबार शुरू कर दें, वो आगे आ जाएगी बात। ठीक है, ताकि लोग फौरी तौर पे काम शुरू कर दें। तो आप कहेंगे अभी रजिस्टर तो वाली सर क्यों किस लिस्ट से निकाल दें, तो वो जो डाला था किस में डाला था, वक्ती तौर पे, ताकि ये कारोबार अपना जारी कर सके। अच्छा बच्चों, तो ये अगर कहता है कि इफ अबव रिक्वायरमेंट नॉट फुलफिल की गई 60 डेज में इश्यूएंस ऑफ द टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, ये आ गया ना, सच टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी डिसेबल्ड, क्या कर दिया जाएगा, डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है जी? और पोस्ट डेटेड चेक सबमिटेड शैल बी इनकैश्ड, वो क्या होगा, जो सिक्योरिटी में रखे हुए वो हमने रखे हुए ना आपके चेक, तो अगर आपने वो काम पूरा ना किया तो हम कैश करके रख लेंगे। ए पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल फाइल मंथली रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, लेकिन अभी इसे सहूलतें नहीं मिलेंगी, अभी से सहूलतें नहीं मिलेंगी। अच्छा, लेकिन जितना भी ये टैक्स रखेगा वो क्रेडिट एडमिसेबल हो जाएगा कब, अगले आने वाले दौर में, अगले आने वाले दौर में, क्योंकि अभी टेम्परेरी, अभी कोई बेनिफिट नहीं, हिसाब पूरा रखता है। लेकिन कहता है नो शैल बी टैक्सेबल सेल्स इज रिफंडेबल
paid to person during the period of temporary registration, the amount of input tax may be carried forward to his return for subsequent tax period. आगे लेके चल सकता है, अभी नहीं आगे लेके चल सकता। तो वो जब भी उसकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी कार्रवाई, तब वो सारे पिछले क्लेम ले लेगा। अच्छा, अब बच्चों टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ये होती है कि सेल्स टैक्स अथॉरिटी क्या करती है, विदाउट हैविंग इंस्टॉल्ड मशीनरी, अभी मशीनरी इंस्टॉल नहीं हुई, वो अभी आनी है, लेकिन गुड फेथ में वो ये क्या करेंगे, पर्पज ऑफ इंपोर्ट मशीनरी, तो अपनी मशीनरी इंपोर्ट कर ले, बाकी काम कर ले, वो उसे क्या करेंगे, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। शैल बी अलाउड फॉर हिम फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज। ठीक है, सब्जेक्ट टू फर्निशिंग द कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड, जब वो पूरी लिस्ट भी दे देगा और हमें क्या करेगा, बिल ऑफ लेडिंग और गुड्स डिक्लेरेशन हमें डिक्लेयर कर देगा कि ये गुड्स मैंने मंगवाई है। ठीक है, द टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड बाय द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, कितनी देर में, 72 घंटे में। क्योंकि हम प्रमोट करना चाहते हैं कि लोग कारोबार ज्यादा करें, तो हम काम को मुश्किल नहीं करेंगे बल्कि काम को क्या करेंगे, आसान करेंगे। तो कहता है आफ्टर रिसीविंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पर्सन शैल बी अलाउड टू इंपोर्ट द प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह वगैरह, तो उससे जो भी काम करने हैं सारे उसको अलाउ हो जाए। क्लियर बच्चों, मकसद क्या है कि यार कारोबारी दुनिया काम तो होना, अब ये तो नहीं कि आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं और आप चलो यार बैठा रहता है आराम से काम भी ना करने दें, तो फिर इस तरह तो दुनिया, कारोबारी दुनिया तो फिर बैठ जाएगी, काम चलेगा ही नहीं। क्या ख्याल है, ठीक हो गया बात? अच्छा, अब इसमें आ जाता है ऑप्शन टू फाइल एप्लीकेशन विद कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। कहते हैं पर्सन हु इज अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और चेंज इन पर्टिकुलर registration directly in computerized system shall may submit the prescribed application and required document to concerned commissioner who shall ensure entry of application and document computerized within 3 days। क्योंकि ऐसे इलाकों में भी लोग बैठे हैं जहां उनके पास इंटरनेट और ये सहूलतें ना हो, तो अगर कोई भी यहाँ कंप्यूटर से इतने आप कन्वीनियंस नहीं है, तो फिर आप ये काम किससे ले सकते हैं, कमिश्नर इनलैंड के ऑफिस से, कि वो ये आपके लिए काम कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या जी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्यों करेंगे? कहता है इफ अ पर्सन हु रिक्वायर्ड टू रजिस्टर डज नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और कुछ कम्युनिकेट नहीं करता, सच इंक्वायरी सेटिस्फाइड एंड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर शैल बी इशूड नोटिस टू सच पर्सन। जो बंदा इतने बड़े पैमाने पे कारोबार कर रहा है, लायर खरीद रहा है, बेचता जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी को बेच रहा है, लेकिन उसने ये निजाम नहीं बनाया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंपल्सरी नोटिस इशू करते हैं, नहीं यार तुम उसमें उस नेट में हो जिसमें बाकी सारे। अच्छा, इन केस, और ये छापामार टीम आती है, वो पकड़ लेती है। अच्छा, और जगह जगह जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती है वहां से भी रूट्स मिल रहे होते हैं, इस बंदे के ट्रेसेस मिल रहे होते हैं। कहते हैं इन केस कम्युनिकेशन रिसीव अ रिटन रिप्लाई फ्रॉम द सेड पर्सन विदाउट टाइम स्पेसिफाइड shall grant such person opportunity of person of hearing if so desired by person, thereafter pass an order whether or not such person is liable to register compulsorily। ये भी हो सकता है कि उसको वो चाहे तो वो जो कमिश्नर है, जो जज का दर्जा रखता है, उसके पास अपना केस लेके जा सकता है, अपील, कि जी मेरे ऊपर एवं ही क्लेम कर दिया गया, मेरी तो इतनी वर्थ बनती ही नहीं। तो वो क्या करेगा, वो सुन लेगा, अगर नहीं बनेगी तो कहेगा रहने दो, लेकिन अगर बनती है तो क्या कहेगा कि ये नोटिस परमानेंट तुम्हारे लिए। अच्छा, कम कॉपी ऑफ सेड ऑर्डर शैल बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन वेयर कमिश्नर पासेस द ऑर्डर फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ही शैल कॉज द सेड पर्सन टू रजिस्टर्ड थ्रू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, के ये तुम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत कर लो। लेकिन वेयर अ पर्सन whom has referred notice given does not respond within the specified time, क्या होगा, the commissioner shall compulsorily register through computerized system and intimate him through courier service। कि ना करे तो फिर वो खुद कर देगा। जैसे वो ये ना DHA, तो अक्सर क्या होता था कि वो जो जिम्मेदार थे ना, वो जगह ही नहीं देते थे आगे, तो बात बार ये होता था पीछे हजारों घर बने हुए, उनको रास्ता चाहिए और आगे जिम्मेदार खड़ा हुआ,
मैंने रास्ता नहीं देना, और उसकी थोड़ी सी जगह रास्ता नहीं देना। उसका हल फिर वो पता क्या करते हैं, उसका अकाउंट खुद ही खुलवा देते हैं। अकाउंट खुलवा के कमिश्नर रेट में उसकी जमीन को जितनी चाहिए असेस करके उसके अकाउंट में पैसे रख के कर लेते हैं। जब कोर्ट में केस आता है कहते हैं मैंने तो बेची नहीं ना, जबरदस्ती ले ली। तो बताया जाता है कि जब पब्लिक का मफाद हो और तुम अपनी बात पे अड़े रहो तो उसका हाल ही है कि पैसे जबरदस्ती तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए, इस्तेमाल करने नहीं करना तुम्हारी मर्जी, जमीन गई। ठीक है, तो वो इस काम को बड़ा क्विक करते हैं। तो ये भी वही काम है, तो वो नहीं कर रहा तो हम उधर रजिस्टर्ड कर देते हैं और फिर उसे कहते हैं चलो बेटा इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करो। A person registered compulsory required to comply with all provision of this act, and in case of failure to do so, the commissioner may issue notice। किस चीज का, कि प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के चेक किए जाए, appearance in person to assess the amount of sales tax payable, and to take any other action as required under the law against the person। कि जबरदस्ती उसकी फैक्ट्री को छापा मारेंगे या जो भी है, बंदे बैठा देंगे, चेक करो, अंदाजा करो, और जो अगली रिक्वायरमेंट है वो भी देखी जाएगी। इट इज सब्सिक्वेंटली established that the person was not liable to register but was wrongly registered due to error, यानी जरूरत नहीं थी, गलती से हो गया, shall cancel his registration through computerized system। In case of such cancellation, person shall not be liable to pay any tax, default, surcharge or penalty। तो वो इसमें फॉल नहीं करता था, गलती से कर बैठा है तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये भी है कि अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर्स को, किसमें, रजिस्ट्रेशन में चेंज करने पड़ सकते हैं। मिसाल तौर किसी का एड्रेस चेंज हो रहा है, किसी की लोकेशन चेंज हो रही है, ठीक है, बिजनेस के नेचर में कुछ बदल हो गया, तो कहते हैं इन केस देयर इज चेंज इन द नेम, एड्रेस और पर्टिकुलर्स, तो आप क्या करेंगे, नोटिफाई कर देंगे कंप्यूटराइज सिस्टम को विद इन 14 डेज ऑफ सच। ये नहीं कि उधर ऑफिस हो ही ना, अब 6 माह हो गए गायब हुए, तो जब कोई मसला हो तो पता लगे कि वहां तो वो है ही नहीं, तो नोटिस कर दें। द चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी, जैसे मैंने कहा था नेचर ऑफ आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग थी लेकिन कुछ अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उसमें असेंबलिंग शुरू करनी, असेंबलिंग भी नहीं, बने बनाई चीज लेके करनी। क्या हाल है, अमेरिका की बेशुमार कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती थी, फिर उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना और वो साथ वाला मुल्क कौन सा था, मैक्सिको, वहां ट्रांसफर कर दी थी, फिर वही जाहिर मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दी, जाहिर नेचर चेंज क्या हुआ। इन केस ऑफ अप्रूवल ऑफ चेंज अप्लाइड फॉर द रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इशूड, तो दोबारा रिवाइज सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अच्छा, और फिर द कंपनी में बी बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, तो उसके बाद अगले जितने प्रोसीजर होंगे वो उसके मुताबिक चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, और अगर आप चाहें तो इसके लिए भी कोई चाराजोई करना चाहें या आप हेयरिंग चाहते हैं तो आपकी सुनी जा सकती है। अच्छा, ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन, कहता है द बोर्ड में ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम वन जुरिस्डिक्शन ऑफ एलटीयू टू आरटीयू टू अनदर, यानी वो अक्सर ये होता है कि वो पहले ये होता है कि ये होते हैं छोटे डिस्ट्रिक्ट, तो जब वो बड़े डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो इनकी रजिस्ट्रेशन वहां से बदल के बड़े डिस्ट्रिक्ट में भेज दी जाती है, तो वो चेंज किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, छोटे रीजन से बड़े रीजन में, जैसे शेखुपुरा लाहौर में मर्ज हो गया तो वो फिर उससे इधर शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, तो रीजन भी हो सकती है, वैसे कोई देखा कि बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा हमारे इधर लोड आ गया तो बाद बात ये जानबूझकर भी ये कर देते हैं कि अच्छा यार वो डिस्ट्रिक्ट लोडेड है तो इसका काम साथ वाले डिस्ट्रिक्ट में करवा देते हैं। अच्छा, ये दरमियान में फॉल करता है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिधर लोड कम है उधर वाले लोग करते हैं। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंड टू शिफ्ट हिज बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम वन टू अनदर, तो वो ये कर सकते हैं ना एक जुरिस्डिक्शन। ये जरूरत नहीं कि आप ये सारे ऐसे लिखें कि एक रीजन से दूसरे में चला जाता है तो वैलिड रीजन आ जाती है कि आप ट्रांसफर करवा सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन को, कि आप रायवेंट से लाहौर ले आए। All record and responsibilities relating to such registration person shall be transferred to LTO RTO in whose jurisdiction and the registration has been transferred। क्योंकि जाहिर बात है आप तो अपना रिकॉर्ड रखते हैं लेकिन आपका रिकॉर्ड भी उधर ट्रांसफर होना जरूरी है, क्योंकि रिफंड वगैरह होने तो वो तो तब ही होने जब रिकॉर्ड उस ऑफिस में होगा, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। तो LTO and RTO in the
whose jurisdiction registration is transferred shall exercise the jurisdiction over the such person in manner if it always has such jurisdiction. तो ये उसका क्या है, उसका jurisdiction है कि वो ट्रांसफर कर सकता है उस एक्सरसाइज को, यानी ये नहीं कि वो रोकते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि हमारी jurisdiction है कि हम ये करें या ना करें, और कर दें तो ये हमारा राइट है. इन केस ऑफ ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन एंड बोर्ड शैल इशू इंटीमेशन लेटर टू द रजिस्टर्ड पर्सन. तो उसको इंटीमेशन लेटर जाएगा, वो तो भेजेंगे तो उसको पता चलेगा, वैसे उसको कैसे पता चलना. क्या हाल है बच्चों? अच्छा, अब ये है कि बाज़ का ऐसा होता है कि एक बंदे की गलती से 2 रजिस्ट्रेशन हो गई, तो समहाउ गलती हो सकती है. तो कहता है कि इन केस ऑफ पर्सन होल्ड मल्टीपल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन he shall retain only one and surrender the rest. तो उसको surrender कर दे, और उसके लिए सिंपल प्रोसीजर क्या है, द बोर्ड में अलाउ एंड एलोकेट द पर्सन सेपरेट रजिस्ट्रेशन पर्सन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड लोकेटेड इन डिफरेंट LTO एंड RTO. क्या मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़ गई तो हम अलग-अलग कर सकते हैं कि वो जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो शेखुपुरा से डील होगा या ड्राइविंग से डील होगा, और ये जो तुम्हारा लोकल ऑफिस है कमीशन क्या कह सकते हैं कमर्शियल बिजनेस का, तो उसको अलग कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो किसी एक को सरेंडर करके एक रजिस्ट्रेशन पे भी लेके जा सकते हैं. अच्छा, these tax liabilities against the cancelled registration shall be transferred against the. अगर एक के अंदर बहुत ज्यादा रिफंड क्लेम पड़ा हुआ है तो वो कैंसिल हो रहा है, तो क्या वो अकाउंट बंद करके उसको पैसे नहीं देने? फिर तो क्या करेंगे? जैसे वो एक्सेल में होता है ना, आप एक खाना बंद कर देते हो, कहता है मैं इसका डाटा उसमें मर्ज कर दूंगा, तो वो बिल्कुल यही करेंगे कि जब आप एक अकाउंट बंद करेंगे तो जो आपका दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो सारे क्रीडेंशियल उसमें चले जाएंगे. क्रीडेंशियल से मुराद क्या हुई? जो भी रिफंड वगैरह वो उसमें चले जाएंगे. क्लियर बच्चों? अब ये जो है ना, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई चीज ऐसी थी जिसको मैं कहता कि जी आपको मुझे ना रुक के कोई डायग्राम बना के समझानी चाहिए. दीज आर सिंपल प्रोसीजर्स. अच्छा, इन प्रोसीजर्स को ना आपने कैसे याद करना है? देखिए, रट्टे से याद नहीं होंगे. आपने थोड़ी देर के लिए सोचना है कि आप एक बिजनेसमैन है, आपका एक यूनिट चल रहा है और आपको क्या क्या चाहिए. तो फिर आपने एक दफा ना अपने अंदर इमेजिनरी एक स्टोरी बना लेनी है. मैं गया, मैंने रायगढ़ में ना एक फैक्ट्री लगाई, वहाँ मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, तो वहाँ स्टील आता था, तो फिर मुझे किसी ने बताया कि तुझे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी. तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं रजिस्ट्रेशन कराने जाऊँगा, फिर मैं कागज़ लूँगा, फिर मैं फाइल फिट करूँगा. तो वो सारा आपने अपनी स्टोरी बना लेनी है, सारी आपने अपनी स्टोरी बना लेनी है. ठीक है. अच्छा, मैं चाहता तो मैं उस तरह भी लेक्चर दे सकता था, आपको मजा भी बहुत आता, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है. दैट इज वन ऑफ द वे कि जी मैं कहता जी मैं बिजनेस कर रहा था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ. ठीक है ना? वो जैसे हमारे यहाँ पहले अंदलीब अब्बास पढ़ाया करती थी PTA वाली, तो वो ऐसे पढ़ाया करती थी, पूरी स्टोरी बनाया करती थी. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाती थी, बिजनेस एनालिसिस ACCA बच्चों तो ऐसे किया करती थी. 8 से 7 अब वो हैरानी हुई. Yes, she was part of CFP at a time. अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? नो प्रॉब्लम जी. तो इसको बंद कर दें.